चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इज नॉट नथिंग न्यू, इट जस्ट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, वेरी स्पेसिफिक कंडीशन और सिचुएशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग है व्हेन करंट एंड सोर्स वोल्टेज कम्स इन फेज, मतलब फाई इज जीरो। रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग है फाई जीरो। ठीक है, ओके। सो इस अब इस फाई के जीरो होने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं 10 फाई जीरो हो गया, एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर था, तो एक्स सी एक्सएल इक्वल हो गए, एक्स सी एक्सएल इक्वल हो गए, तो हमने कहा भाई 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ओमेगा एट रेजोनेंस, जिसको हम नाम देंगे ओमेगा आर, इसका नाम क्या रख दिया हमने, ओमेगा आर। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC। ठीक है, किसी ने कहा भाई इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने एक और टर्म निकाली यहां पर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसको भी यही बोला, बट वो हर्ट्ज वाली थी, तो 1/2π√LC, ओमेगा/2π। ठीक है, दिस विल बी मेजर्ड इन हर्ट्ज। सो बी वेरी केयरफुल कि वो आपसे कौन सी चीज पूछ रहा है। यूनिट से पहचाना जा सकता है, कई बार वो नामों में घपले कर देते हैं, वो हर्ट्ज लिख देंगे और ये वाला सिंबल ओमेगा का सिंबल दे देंगे, तो सिंबल वगैरह से ना जाए। यूनिट इज द बेस्ट पैरामीटर कि भाई वो हर्ट्ज में पूछ रहा है या रेडियन पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, ओके। और z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ जब हमने प्लॉट किया, या z वर्सेस f का ग्राफ प्लॉट किया, तो ऐसा आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने देखा भाई z क्या था, z था r² प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा l होल स्क्वायर होल रूट, ये था z। हमने देखा जब ओमेगा बहुत छोटा था, जीरो के पास, तो एक्सी इनफाइनाइट टेंड कर रहा था, जिसकी वजह से z बहुत बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, द ग्राफ इज नॉट राइट बिकॉज इसने यहाँ मीट करा दिया, मीट नहीं करेगा, ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो यू कैन करेक्ट दिस ग्राफ, यहाँ ये गलती है। ठीक है, आपके मॉड्यूल में ही है ये ग्राफ आपके मॉड्यूल से ही लिया है मैंने। ठीक है, यस आयुषी, यू कैन आस्क एनीथिंग। नहीं, प्रज्ञान की आंसर ये क्वेश्चन नहीं चलेगा सर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है आयुषी, बिल्कुल। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? अभी कहाँ से आ गई नेचुरल और अप्लाइड? ठीक है, अभी तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो जो सोर्स हमने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है आयुषी, थैंक यू। तो z² = r², 1/this। तो हमने कहा कि भाई जैसे ही f को आप जीरो की तरफ ले जाओगे, z इंफिनिटी टेंड करेगा, और जैसे ही आप f को बहुत आगे ले जाओगे, तो फिर से z बहुत आगे की ओर टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो बीच में एक वैल्यू आती है जिसको आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हो, वहां पर z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। दिस इज द मिनिमम z विच इज इक्वल टू r। ठीक है, तो फाई इक्वल टू जीरो के बहुत 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 सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से उन सारे कॉन्सिक्वेंसेज को देखेंगे। और ये भी बात है कि
करंट का ग्राफ इस ग्राफ का उल्टा सा होता है, Z इनफाइनाइट तो करंट जीरो, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पर, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पर Z इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो करंट जीरो को टेंड कर रहा है। रेजोनेंस पर Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इज दी आरएमएस करंट। ठीक है, ये ग्राफ आरएमएस करंट का है फ्रीक्वेंसी बदलने पर। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज दिस डेल्टा एफ। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, so maximum current is nothing but V source RMS by resistance. Okay, got it? तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें से ये सारी बातें जो अभी हमने की ना वो सब यूज होंगी। चलो, ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं फॉर रेजोनेंस। सर्किट रेजोनेंस पर है तो क्या क्या सही है, आपको ये बताना है। क्या XC XL इक्वल है और VC VL भी इक्वल है? यस और नो? पहली स्टेटमेंट सही है। क्या फाई जीरो है? बिल्कुल सही बात है। क्या जेड आर है? बिल्कुल सही बात है। फोर्थ बताओ, क्या वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ही वोल्टेज अक्रॉस सोर्स है? फोर्थ इज ट्रू और फॉल्स? फोर्थ बिल्कुल फॉल्स नहीं है, फोर्थ ट्रू है। एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम एंड जेड इज मिनिमम, फिफ्थ भी ट्रू है। और at resonance power factor is 1 which is the maximum value of the power factor. Power loss is maximum for same R and Vs. All are correct statements. All are correct statements. किसी को कोई भी स्टेटमेंट में डाउट हो तो प्लीज पूछो, आई विल एक्सप्लेन। डी जी, ठीक है। सो डी Vs square is equal to VR square प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं? क्योंकि हम पहली स्टेटमेंट में ये बोल चुके हैं। तो Vs इक्वल टू VR, ये हो गई डी। जी जी, पावर लॉस फॉर सेम Vs, फॉर सेम Vs एंड R। सोर्स वोल्टेज मतलब जो RMS वैल्यू है वो नहीं बदल रहे और R नहीं बदल रही। तो पावर का मुझे फॉर्मूला जो सबसे अच्छा लगता है वो है IRMS स्क्वायर इंटू आर। IRMS को मैं लिखता हूं VRMS, कौन सी RMS? सोर्स की RMS। VS RMS का स्क्वायर बाय Z का स्क्वायर इंटू आर। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये रेजोनेंस हो नहीं हो सब जगह वैलिड है। ठीक है, अब मुझे पावर को मैक्सिमाइज करना है और मेरे ये दोनों कांस्टेंट है, VS RMS और R कांस्टेंट है। तो क्या करूं मैं? I have to maximize power. What should I do? To maximize power, minimize the Z. ठीक है, implies power will be max when Z is minimum. And the minimum value of Z is at resonance. Okay.
हाँ, तनुश्री ने बोला भाई cos फाई 0 है विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। पर cos फाई से ना कई बार थोड़ी मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए cos फाई आंसर तो दे रहा है मगर थोड़ा कॉशियसली cos फाई को यूज करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ गलती हो जाती है। ओके, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और भी मैं कुछ बना सकता था। ठीक है, तो आपको ना कई बार क्वेश्चन में वो रेजोनेंस वर्ड यूज नहीं करेगा, वो चुपके से इनमें से कोई या इनसे रिलेटेड कोई बात जो ट्रू होगी वो यूज कर लेगा, और फिर आपको पहचानना होगा कि रेजोनेंस है। ठीक है, जैसे आज की तो क्लास ही रेजोनेंस पर है मेनली, तो आपको हर बार दिखेगा ही लग रहा है रेजोनेंस है, नहीं है रेजोनेंस, बोल दिया, अच्छा क्वेश्चन में ही बोल दिया। द गिवन सर्किट इज एट रेजोनेंस, कौन सी रीडिंग्स करेक्ट है। ठीक है, आपको ये बताने को बोला गया है। दिस इज वी एस, ये वोल्ट मीटर वी एस को मेजर कर रहा है। ठीक है, V1 V2 V3 V4, V1 V2 बराबर है, सही बात है। बताओ भाई कौन कौन सी बातें सही है। आयुषी, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। बाकी बच्चों तो नहीं बोल रहे ऐसा। ओके, ठीक है, V1 V2 बराबर है, बिल्कुल सही बात है। V3 ही VS है, V3 ही VS है, सही बात है क्या। सेकंड, सेकंड भी सही है। V4 जीरो है, वोल्टेज इन रीडिंग वोल्ट मीटर 4 इज जीरो। वोल्ट मीटर 4 क्या बता रहा है, वो बता रहा है कंबाइंड वोल्टेज ऑफ एल एंड सी, कंबाइंड वोल्टेज ऑफ एल एंड सी जीरो है, सही बात है। हाँ सही बात है भाई, क्योंकि फेजर सम होगा V1 और V2 का, तो वो उल्टे, एक ऊपर एक नीचे, इक्वल भी है। गलत बात नहीं है तन्वी, सही बात है। फोर्थ, फोर्थ भी सही बात नहीं है, फोर्थ ही गलत बात है। ठीक है, जब V4 जीरो हो गया तो VS कैसे हो सकता है। हाँ, कोई पॉइंट जैसे खुशी पूछ रही है बी, एक्सप्लेन कर दो। V3 ही VS है, अभी अभी खुशी यही एक्सप्रेशन हमने ये यहाँ यही बात की थी। ये VS इज VR, ठीक है, यही बात दोबारा आ गई है, रूप बदल गया है, अब वो VS VR नहीं है, वो V3 है। ओके, V40 क्यों, V40 इसलिए क्योंकि VC प्लस VL फेजर इज जीरो, VL VC value wise both are equal, so they will cancel each other. ओके, हाँ V5 भी VS, V5 नहीं है वो VS ही है। ठीक है, दिस इज VS। रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस का मतलब करंट थ्रू सोर्स एंड द सोर्स वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है, तो रेजोनेंस वैसे हर चैप्टर में, इनफैक्ट केमिस्ट्री के भी कई सारे चैप्टर्स में ये वर्ड बहुत कॉमन सा है। रेजोनेंस का मतलब होता है कभी दो चीजें मैच कर जाए ना, मिल जाए, तो हम रेजोनेंस बोल देते हैं। ठीक है, लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, हर जगह रेजोनेंस का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ है फाई जीरो। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक में होता है ना, कुछ रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस हो गई, कोई वो क्लाउड व्लाउड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो कुछ कुछ हर चैप्टर में मीनिंग होता है रेजोनेंस का। ओके, सो नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, गलती नहीं हो। उसने बोला भाई एक सप्लाई लगाने पर यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, वीएल और वीसी 10-10 वोल्ट है, आर दे रखा है, और वो बोल रहा है भाई हम ना आर को बदल रहे हैं। तो आपको कमेंट करना है इन सब चीजों पर कि करंट का क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी बदलेगा नहीं बदलेगा। मान लो हम आर को बढ़ा रहे हैं, लेट आर इज इंक्रीजिंग, मान लिया आर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। बताओ भाई आई, आई बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा, आई विल डिक्रीज, सही बात है। ठीक है, इक्वल का साइन हटा दो, आई विल डिक्रीज। व्हाट अबाउट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो कि होती है आई आर, आई आर एम एस इंटू आर इज दी वोल्टेज, ये बदलेगी या नहीं बदलेगी? कैसे बोल सकते हो, आपको अभी ये नहीं बताया ना कि ये बराबर बराबर हो रहा है, बस ये बोला है आई घट रहा है आर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ कैन यू बी शो श्योर कि हम्म किसी ने लिखा भाई वी आर तो वी एस है, क्यों, कैसे है वी आर वी एस, एनीवन? क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप सिर्फ आर को बदल रहे हो, तो वी एस तो बदला नहीं, वी एस नहीं बदला तो वी आर भी नहीं बदला। व्हाट अबाउट वी सी और वी एल? वी सी है आई इंटू एक्स सी, बताओ भाई वी सी, वी सी, वी सी विल ऑल्सो रिमेन सेम, नहीं, वी सी विल डिक्रीज। ठीक है, आई कम हुआ, एक्स सी में कोई फर्क आया नहीं, क्योंकि एक्स सी तो ओमेगा सी है, सोर्स को आपने बदला नहीं, सी को बदला नहीं। व्हाट अबाउट वी एल? आई इंटू एक्सएल, वी एल भी घट गया, बट स्टिल, बट स्टिल वी सी विल रिमेन इक्वल टू वी एल, इंपॉर्टेंट बात है, बट स्टिल वी सी विल रिमेन इक्वल टू वी एल। ये दोनों ही अभी 10-10 है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर दोनों की वैल्यू 8-8, 6-6, 5-5, 4-4 कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मगर दोनों ही एक साथ घटेंगी और बराबर रहेंगी। ठीक है, व्हाट अबाउट बी पार्ट, स्टेट ऑफ रेजोनेंस? अभी रेजोनेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर रेजोनेंस रहेगी क्या? रहेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, सॉरी यस, रेजोनेंस विल बी मेंटेन्ड, विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, रेजोनेंस तो रहेगी। पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर विल रिमेन 1, पावर फैक्टर नहीं बदलेगा। ठीक है, पावर फैक्टर 1 रहेगा। सी पार्ट, कंबाइंड वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, कंबाइंड वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी will remain 0, will remain 0। ठीक है, ये 0 रहेगी। ओके, ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी अंदर की खुफिया बातें बता रहा है। ठीक।
रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ओमेगा डिपेंडेंट चीज है, आर डिपेंडेंट नहीं है। पर हाँ, आर से आप कंट्रोल करते हो करंट को, ठीक है, ओके। करंट की वैल्यू बदल जाएगी आर बदला तो, रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं आर को, ओके। सी पार्ट कंबाइंड वोल्टेज, अरे रेजोनेंस पर जीरो रहती है, थोड़ी देर बाद आठ आठ होंगी तो आठ आठ मिलकर जीरो दे देंगी, फिर छह छह हो जाएंगी ऊपर नीचे, छह छह मिलकर जीरो दे देंगी, तो जीरो ही मिलता रहेगा, ठीक है। बी पार्ट इज इजी, स्टेट ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि एक्स सी एक्सएल इक्वल दिख रहे हैं मुझे, और आर बदलने से एक्स सी एक्सएल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई कैन से दैट इट विल रिमेन इन रेजोनेंस, ओके। स्वस्तिका, चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी की, एक कंडेंसर है 10 मिली फैराड का, मिली नहीं है ये, हाँ अभी अभी हमने एक एरर पकड़ी, ये मिली नहीं है, ये माइक्रो है, ठीक है। 10 माइक्रो फैराड का रेजिस्टेंस है 50 ओम का, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडक्टर आर कंडेंसर इज सेम, मतलब एक्सी और एक्सएल बराबर हैं, ये दे रखा है। फिर आपसे पूछा है उनकी वैल्यू बता दो भाई, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ ईदर ऑफ देम। तो जैसे ही मुझे पता लगा एक्सी गिवन है एज एक्सी इक्वल टू एक्सएल, तो मैंने कहा भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/√LC, वैल्यू निकाली 1/√LC की, 1/√ऑफ, चलो ये वैल्यू भी मत निकालो, ठीक है, हमें तो रिएक्टेंस पता करनी है ना, एक्स एल निकाल लेते हैं, एक्स एल इज ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू डाल दी 1/√LC इंटू एल, तो ये आ गया √ऑफ L/C, ये ध्यान रखना, अच्छा एक्सप्रेशन है। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस XC इक्वल टू XL इक्वल टू √ऑफ L/C, ठीक है। रेजोनेंस पर ये बराबर होते हैं, ठीक, ओके। XC इक्वल टू XL इक्वल टू √ऑफ L/C, देन बस इसकी वैल्यू लिखो, L है हमारा 1 मिली, और वो है 10 माइक्रो, रूट दैट विल गिव यू 10 ओम। आई डोंट नो वेदर इट इज अ फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक, ठीक है, हो सकता है मॉड्यूल का हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ का है से फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन क्या है से फर्क पड़ता है, ठीक है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन कहता है भाई एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 120 ओम, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये ओमेगा, चलो सिंबल भी इन्होंने ओमेगा ही यूज किया है, वरना कई बार फ्रीक्वेंसी लिखकर वो रेडियन पर सेकंड बोल देंगे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वी आर और वी एल दे रखा है, ठीक है, और एल यू ऑफ एल एंड सी पूछी है, एट रेजोनेंस भी लिखा हुआ है। कंडेंसर की वैल्यू क्या है?
हाँ, और कंडेंसर में ना ये जो लिखा हुआ है सब माइक्रो है, ये भी मिस्टेक है, यहाँ माइक्रो माइक्रो की गलती हो गई है कुछ जगह। दिस इज माइक्रो माइक्रो माइक्रो, ठीक है। कैपेसिटेंस माइक्रो में होती है। तो अब आपसे एक बोल दिया रेजोनेंस है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आई निकालने का। ट्राई टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, देन ट्राई टू फाइंड आउट एक्सएल, देन ट्राई टू फाइंड आउट एक्सी, एक्सएल निकलने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट एल, एक्सी निकलने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट सी। आई आरएमएस कैसे निकालें, बताओ भाई। ठीक है ऋतिक, एक बार देख लेता हूं मैं। 10 माइक्रोफेराड क्यों, 10 माइक्रोफेराड दिख रहा है ना, लिख लो अगर नहीं दिख रहा तो। 10 माइक्रोफेराड, ठीक है, कंडेंसर कैपेसिटेंस है। ठीक है, स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको भी लेनी है। हाँ आ गए हम। तो ये निकला वी आर एम एस बाय आर, बिल्कुल सही बात है। वी आर एम एस वैसे बाय जेड होता, बट जेड ही आर है रेजोनेंस पर। तो वी आर एम एस कितना है, 60। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ही टोटल वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हाफ एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। एक्सएल इज वी एल बाय आई आर एम एस, और वी एल भी आर एम एस वैल्यू। ठीक है, देखो आर एम एस लिखना हर बार पेपर में नहीं लिखना है आपको, मैं समझाने के लिए हर बार लिख रहा हूं। सो 40/हाफ इज 80 ओम। 80 ओम, तो एल हो गया एक्सएल बाय ओमेगा, 80/4000, दैट इज 20 मिली हेनरी। ठीक है, एक्सी भी यही हो गया 80, क्योंकि वो तो बराबर होते हैं। तो ये आ गया 1/ओमेगा इंटू एक्सी। So that will give you 1/4000 into 80, 25/8 micro farad. That is option A. ठीक है। हाँ पार्थ, इस चैप्टर में क्वेश्चन आसान ही होते हैं। ठीक है, इससे मुश्किल आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, आसान चैप्टर है। मुश्किल क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। करो पार्थ, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। वो बोलता है कि भाई बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, मेरे हाथ में वो जो वोल्टेज सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो चेंज करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट जनरेट हुई वो 10 एम्पियर थी, और जबकि सोर्स की आरएमएस वोल्टेज 200 वोल्ट थी। अब उस सर्किट से रेजिस्टेंस निकाल लिया गया और एक डीसी 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया। तो आपको बताना है ये करंट क्या होगा। तो आई इनफैक्ट आर at resonance for maximum IRMS means resonance means Z is nothing but R,
सो IRMS जो कि होता है V सोर्स RMS बाय Z, वो इस बार V सोर्स RMS बाय R ही हो गया, क्योंकि Z ही R है। सो R की वैल्यू आ गई 200 बाय कितना 10, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और IDC तो बहुत ही आसान है, VDC बाय R, so that is 200 by 20, that will give you 10 एम्पियर। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे, ओरली सॉल्वेबल क्वेश्चन था वैसे तो, कि भाई रेजोनेंस पर वो प्योर रेजिस्टिव एक्ट करता है सर्किट, एज बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव अगर है तो XC XL का कोई रोल ही नहीं है, और 200 वोल्ट ही आप बाद में लगा रहे हो, 200 वोल्ट ही पहले है, तो सेम करंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। पढ़े आगे। लास्ट स्लाइड, ये लीजिए लास्ट स्लाइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, टू कीप द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम, अब मुझे बोला गया है ओमेगा आर जो कि है 1/√LC, जो कि है 1/√LC, उसको सेम रखना है। दिस इज कांस्टेंट, तो आई कैन से L और C is to be same, LC का प्रोडक्ट सेम रखो, क्योंकि उसी का तो स्क्वायर रूट करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ओमेगा आर को कांस्टेंट रखना है तो LC का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखो। पार्ट ए बोला गया L डबल कर दिया, तो C को क्या करें, C को 1/2 टाइम्स कर देना चाहिए। सही आंसर है सभी लोगों का 1/2 टाइम्स। R को डबल कर दिया तो C को क्या करना पड़ेगा, C को कुछ नहीं करना पड़ेगा, R से कुछ लेना देना नहीं है, C हैज टू रिमेन सेम। थर्ड इज ट्रिकी वन, ठीक है, थर्ड ट्रिकी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी। C इज डिक्रीज्ड बाय 20%, L हैज टू डैश बाय डैश परसेंट, मतलब इंक्रीज डिक्रीज बताना है और फिर परसेंटेज बतानी है। ठीक है, सात्विक गलत, ऋतिक गलत, प्रियंका गलत, खुशी गलत, एक सही है, कौन है ये, अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का। आयुषी गलत, तन्वी गलत, आशिक आप लोगों ने सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज बताना चालू कर दिया, परसेंटेज भी बताओ। गलत गलत गलत, अनन्या रॉन्ग, आयुषी रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, स्वस्तिका रॉन्ग, डिक्रीज बाय 12, अक्षय तोरी गलत। ठीक है, ओके, तो देखिए सी पार्ट। ठीक है, देखो कुछ नहीं है इसमें, कोई कंसेप्ट एज सच भयंकर वाला तो है ही नहीं, इट्स एन इजी वन।
ठीक है, पर फिर भी गलत हो रहा है बिकॉज हम मैथ्स को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और मैथ्स भी नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड है, छोटी सी बात है। C is increased by 20%, मतलब C become 1.2C. It implies, अच्छा डिक्रीज है, सॉरी डिक्रीज है, C is decreased by, इंक्रीज नहीं है, माय फॉल्ट। ठीक है, चेंज कर लो इसको, डिक्रीज्ड बाय, तो C बिकम 0.8C। तो L को क्या होना पड़ेगा, L डिवाइडेड बाय 0.8, तभी तो मल्टीप्लाई करके वापस LC आएगा, और ये होता है 1.25, 1 divided by 0.8 is 1.25. It implies 25% increase in L. तो यहाँ आएगा इंक्रीज, और यहाँ आएगा 25%, क्योंकि ये बड़ी परसेंटेज है, और आप ये काम नहीं कर सकते हो बड़ी परसेंटेज के साथ कि भाई 20% घटा 20% कम हो गया। ठीक है, ओके, तो बी वेरी केयरफुल गाइज। 90% जनता का गलत था ये सिंपल सा क्वेश्चन। इफ एल इज इंक्रीज बाय 1.5%, अब छोटी परसेंटेज है, ठीक है, एल इज इंक्रीज बाय 1.5%, सो सी हैज टू, अब आप बोल सकते हो भाई डिक्रीज बाय 1.5%, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, और तब आप वो जो एरर एनालिसिस आपने पढ़ा है वो लगा सकते हो, और 20% के लिए नहीं। ठीक है, ऋतिक रोशन क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें बताओ? 0.8 कहाँ से आया? किसी चीज को 20% कम कर दो तो वो 0.8 टाइम्स नहीं हो जाएगी? क्या लोगों को आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? साउंड साउंड साउंड। ठीक है, साउंड क्लियर है भाई। ऋतिक, चेक योर सिस्टम। ओके, चलो आगे बढ़े। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट वेरी इजी। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है पहले चैप्टर में आया दूसरे में आया, सब चैप्टर में आ रहा है भाई। जहां भी कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है कोई चीज को तो आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो आना चाहिए। ओके, दिस इज अनदर वन। ये 3 ग्राफ है रेजिस्टेंस का। ये ग्राफ ये बता रहा है भाई रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, हमने भी जानते हैं। ये किसका ग्राफ हो सकता है? स्ट्रेट लाइन, एक्सी या एक्सेल लिखा हुआ है वैसे तो। दिस इज एक्सेल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले क्या है? हमारे पास फॉर्मूले आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ, एक्स एल इज ओमेगा एल, तो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्स सी का ये वाला ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं ए बी सी पॉइंट्स पर कहाँ इंडक्टिव नेचर रख रहा है सर्किट। ठीक है, तो डायग्राम अगर आपको बड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, कर दूं? दिख रहा है अभी सही? अभी तो वो भी गायब हो गया। ठीक है, आ गया। हाँ, ये रहा। ठीक है, सो किस पॉइंट पर सर्किट इंडक्टिव है ये बताना है।
तो मैं डायग्राम ये इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही, ठीक है। पॉइंट सी पर अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, कौन बड़ा है? ये एक्स सी नीचे आ गया है, एक्सएल ऊपर रह गया है, तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर अगर आप ध्यान दो, तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। पॉइंट ए पर अगर आप लोग ध्यान दो, तो एक्स एल छोटा रह गया है एक्सी से। तो सी पर इंडक्टिव नेचर, बी पर रेजोनेंस, ए पर कैपेसिटिव नेचर रख रहा है ये सर्किट, ठीक है। ओके, गॉट इट। दिस इज इंडक्टिव नेचर, रेजोनेंस, कैपेसिटिव। ओके, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक, अभी फोटो ले लो भाई। हाँ, बहुत छोटा हो गया तो क्या कर सकते हैं अब इसमें। ठीक है, फिर से बड़ा करके दिखा सकता हूँ मैं, दैट्स ऑल। ओके, सो रेजोनेंस खत्म। नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ, ये लो ग्राफ ले लो। ओके, हम्म, हाँ, तो नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है? कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। अब इस पूरे एनालिसिस में, क्वालिटी फैक्टर के एनालिसिस में हम क्या नहीं बदल रहे हैं, हम सर्किट में चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, ठीक है। आर एक्सएल मतलब आर सी और एल वगैरह नहीं बदल रहे, सिर्फ सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से एनालिसिस समझे। एक फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हुई, पावर मैक्सिमम हो गई। कौन सी पावर है ये? मैक्सिमम पावर वो वाला फॉर्मूले वाली नहीं है, ये एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू है जो हो सकती है, क्योंकि ये ग्राफ एवरेज पावर दिखा रहा है। एवरेज पावर मतलब वी आर एम एस, आई आर एम एस, ओके। तो मैक्सिमम हो गई उस एवरेज पावर की वैल्यू, ओके। अब जब भी मैं मैक्सिमम पावर वर्ड बोलूंगा ना, तो वो पावर एट रेजोनेंस होगी, दैट विल बी दी पावर एट रेजोनेंस, एवरेज पावर एट रेजोनेंस। फिर हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज की, थोड़ी बड़ी या थोड़ी कम की फ्रीक्वेंसी। तो फिर हमें ये दिखा कि भाई पावर
थोड़ी कम होने लगी। क्यों कम होने लगी, इसके बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस पर Z जो था वो मिनिमम था और करंट जो वो सोर्स दे सकता है वो मैक्सिमम था। रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है, तो करंट मैक्सिमम होने की वजह से पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस और द सर्किट, एक ही बात है, वो मैक्सिमम हो गई। अब जैसे ही आपने ओमेगा फिर से बदला, एक्सी एक्सएल इक्वल नहीं रहे और जेड बढ़ने लगा। जेड बढ़ने की वजह से आई कम होने लगा और आई कम होने की वजह से पावर भी कम हो गई बाय रेजिस्टेंस और बाय सर्किट। आई आर एम एस स्क्वायर आर, ऐसे ले लो, डायरेक्ट दिखता है। ठीक है, तो हम उन फ्रीक्वेंसीज तक आगे या पीछे गए जब तक मेरी पावर रेजोनेंस की पावर के कंपैरिजन में आधी या उससे ज्यादा रही। ओके, सो व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज रेजोनेंस पावर बाय 2, और हम इस रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां रहे। तो इन दो फ्रीक्वेंसीज पर पावर रेजोनेंस की पावर की आधी थी, इसीलिए इन दो फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। कितना सिंपल नाम है, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता था, कितना सटीक नाम है। द फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर इज हाफ ऑफ द रेजोनेंस। सही बात है। और ओमेगा एस क्या है? ओमेगा एस नहीं लिखेंगे हम, इसको ओमेगा आर या ओमेगा नॉट लिखेंगे। ठीक है, यही चेंज कर रहा हूं मैं। इधर विल राइट ओमेगा आर, ओमेगा आर ही रखते हैं, अच्छा लगता है ना। ओमेगा रेजोनेंस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये देखा गया इस दो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हमने बोला बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, ठीक है। और हमने एक टर्म डिफाइन किया, एक टर्म हमने डिफाइन किया, ध्यान से सुनो, जिसको हमने सिंबल दिया Q और बोला ये क्वालिटी फैक्टर है सर्किट का। ये क्या देता है? ये देता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, ठीक है। तो ओमेगा आर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। रेशियो वाइज ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी या डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि ऊपर भी फ्रीक्वेंसी नीचे भी फ्रीक्वेंसी। हाँ, बस ध्यान रखना, आप कई बार इसको हर्ट्ज में अगर यूज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज भी हर्ट्ज में हो, या अगर आप रेडियन पर सेकंड में यूज कर रहे हो तो रेडियंस में हो। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो रेडियन में ले ली और यहाँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज में ले ली, तो गलत हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर बैंड विड्थ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बैंडविड्थ यही चीज होती है, जैसे कि आ, आ, रेडियो तो सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, रेडियो सुना होगा, और कोई भी एक चैनल पकड़ लेते हैं, जैसे कि 93.5। ठीक है, 93.5 पर अगर आप अपना रेडियो ट्यून कर दो, तो एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो सर्किट मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। मतलब उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट आपको देता है। मतलब वो गाना आपको सुनाई देने लग जाता है। और गाने भी हैं और फ्रीक्वेंसीज भी आ रही हैं, बट उन फ्रीक्वेंसीज पर जो आपने सर्किट की सेटिंग कर दी है, वो उन फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग पावर नहीं जनरेट कर रहा।
या कहीं बहुत कम जनरेट कर रहा है। ठीक है, आई एक्सप्लेन मोर। तो 93.5 is our resonating frequency। ठीक है, कि अगर, और ये भी मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इज आवर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि एल और सी, वो जो नॉब वगैरह घुमाते हैं ना हम, उस नॉब से एल और सी की वैल्यू ही हम एडजस्ट करते हैं। एल और सी की वैल्यू मैंने ऐसे एडजस्ट की कि 1/√LC/2 इतना हो गया। तो मेरे सर्किट ने इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बहुत अच्छे से कैच करने लग गया। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पर कैच कर रहा है। अगर आपके पास वो मैकेनिकल रेडियो हो या बटन वाला भी हो, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। तो पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 93.7 मैंने जब किया था तो यही आया था, और 93.3 मेगाहर्ट्ज तक मुझे सिग्नल्स, वो जो गाना है वो सुनाई दे रहा था। इस पर भी सुनाई दे रहा था, इस पर भी सुनाई दे रहा था, मगर हाँ उतना अच्छा नहीं सुनाई दे रहा था जितना अच्छा 93.5 पर था। इन पर जो पावर थी सर्किट की, वो इस फ्रीक्वेंसी पर जो पावर थी उसके कंपैरिजन में आधी हो गई थी, ऐसा मान लो। सो दीज आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, दीज आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इससे मैं और पीछे कर लूंगा तो मेरा गाना मुझे सुनाई नहीं देगा, मतलब पावर और कम हो चुकी है सर्किट की, एंड दैट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने रेडियो की क्वालिटी फैक्टर निकालने की कोशिश की। मैंने कहा देखते हैं मेरे रेडियो का क्वालिटी फैक्टर क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ 93.7 माइनस 93.3। ठीक है, सो मेरे रेडियो की आई क्वालिटी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये कुछ 240 के आसपास आ रही है। ठीक है, ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। ओके, बट एक्सट्रीम हाई क्वालिटी सर्किट्स भी नहीं है ये। एक्सट्रीम हाई मतलब उनकी क्वालिटी कुछ 10⁻⁶ के ऑर्डर में चली जाती है। उतनी हाई क्वालिटी के सर्किट्स मुझे सिर्फ वहां चाहिए होते हैं जहां मैं चाहता हूं कि सिग्नल कैच करना बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, सिग्नल वही कैच कर पाए एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ना उससे थोड़ा भी कम ना उससे थोड़ा भी ज्यादा, बहुत ही प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पर मेरा रेडियो ट्यून हो, उसी पर वो सिग्नल आएगा। उससे कम ज्यादा करते ही पावर आधी से ज्यादा कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और रेडियो कैच नहीं कर पाएगा उस सिग्नल को इफेक्टिवली। तो ऐसे सिग्नल्स, ऐसे सर्किट्स की मुझे जरूरत है कि मैं चाहूं कि भाई ये कोई और ना कैच कर पाए सिग्नल, वही कैच करे जिसको पता है कि रात को 10 बजे मैं 2 सेकंड के लिए ये सिग्नल भेजूंगा, एंड दैट इज यूज्ड इन, बताओ। बिल्कुल सही बात है, आर्मी, मिलिट्री, सबमरीन, ये सब। ठीक है, हाँ, और उसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, ओके, तो ये आपका यूज है। हाँ, आपके रेडियो के भी जो सर्किट है वो बैड क्वालिटी नहीं है, दे आर नॉट लो क्वालिटी। 10 से ऊपर की क्वालिटी को हम हाई बोलते हैं, ये तो 250 के आसपास जा रही है। ठीक है, बट हाँ ये उतनी भी हाई नहीं होनी चाहिए कि
93.5 एग्जैक्टली 93.5 पर जाए और 93.4 पे भी ना आए सिग्नल, तो नॉब घुमाते घुमाते बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कि अगर मेरा रेडियो का सर्किट बहुत ही हाई क्वालिटी है तो नॉब ऐसे लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी हाथ इधर उधर हिला, अंदर क्या है, नॉब घुमाने से एल और सी की वैल्यू जनरली बदलती है, एल की भी बदलती है कुछ सर्किट्स में। तो सी की वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज करने पर इतना ज्यादा बड़ा चेंज हो जाएगा कि ये बैंडविड्थ से बाहर चला जाए। ठीक है, और इतनी भी बैड क्वालिटी या लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए कि 93.5 का गाना मुझे 90 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज पे भी सुनाई दे रहा है और 95 पे भी सुनाई दे रहा है, तो सारे रेडियो चैनल मिक्स हो जाएंगे और अजीब सा रैप सॉन्ग सुनाई देगा हमें हर फ्रिक्वेंसी पर। ओके, सो क्वालिटी से यही होता है, पार्थ मैंने बताया। ठीक, so for normal broadcast communication we use medium to high quality circuit but not very high quality circuits, and for some specific military purpose और जो भी उनके काम होते हैं स्टेल्थ या जो भी मतलब छुपा के जो हमें करने हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स है ना दे डोंट रिकॉग्नाइज बाउंड्रीज। ठीक है, दे डोंट रिकॉग्नाइज बॉर्डर, कि भाई इंडिया के सिग्नल जा रहे हैं तो इंडिया के बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि गए और गिर गए, अच्छा अपना बॉर्डर खत्म हो गया। दे विल मूव टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, वहां पे लोग बैठे हुए हैं सिग्नल कैच करने के लिए, पता लगे भाई क्या बातें चल रही हैं इनमें। ठीक है, तो उनको सिग्नल नहीं मिलने चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपने 95 ट्यून किया है ना, तो 93.5 वाले सिग्नल की पावर आपका सर्किट इतनी लो कर दे रहा है कि उसको सर्किट पहचान ही नहीं रहा है कि वो है भी कुछ। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ये काम करते हो। ये है 93.5, फिर थोड़ी देर बाद एक पीक आता है 95 पर या 94.3, जो भी चैनल है मुझे नहीं पता कौन कौन से। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे पीक लगे होते हैं, मगर अगर ये ऐसे अजीब से हुए और इसका भी जो पीक है वो यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहां तो बड़ा ही अजीब सा मामला हो जाएगा कि भाई ये भी सुनाई देगा ये भी सुनाई देगा। सो दीज आर लो क्वालिटी, दीज आर हाई क्वालिटी। ठीक है, कंसीडरेबली हाई। और अगर ये हुआ बिल्कुल सर्किट बिल्कुल ऐसे, तो इसको कैच करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी नॉब इधर उधर हिली, सर्किट सिग्नल गायब। ओके, होपफुली आपको आइडिया लगा कि हाउ दीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस वर्क्स। बट हाँ, इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप ये सब बनाने लग जाओगे। ठीक है, मुझसे नहीं बनते अभी। ओके, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ दे वर्क। ठीक, जैसे दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में 10 रेडियो सिग्नल्स हैं, 90 से लेकर कुछ 105 के आसपास। ठीक है, तो इस में उन्होंने 10 रेडियो सिग्नल्स या 10 रेडियो स्टेशंस लगा रखे हैं। तो अगर बहुत बैड क्वालिटी के सर्किट होंगे ना, तो सब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और मजा ही नहीं आएगा, इंग्लिश हिंदी सब गाने एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम्म, हाँ, इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। तो हमें ये पता लग गई भाई पावर ना रेजोनेंस की आधी होती है कहाँ पर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर। अब हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
पावर, एवरेज पावर एट ओमेगा आर, रेजोनेंस पर IRMS एट रेजोनेंस का स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूं। ठीक है, ओके, ये चलेगा। हाँ भाई, दिस इज द मैक्सिमम पावर, दिस इज द मैक्सिमम एवरेज पावर जो कि एक सर्किट से मैं निकाल सकता हूं फॉर सेम आर एंड सेम वैल्यू ऑफ Vs एट रेजोनेंस। ठीक, एवरेज पावर एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बाय डेफिनेशन इज एवरेज पावर एट ओमेगा आर बाय 2, ये आ रही है, ये तो बाय डेफिनेशन है। बट अगर मैं बोलूं कि है क्या पावर, तो आप बोलते हो भाई पावर तो यही होती है IRMS, किस पर, इस फ्रीक्वेंसी पर। का स्क्वायर इंटू आर। आपने कहा भाई ये तो सही में यही पावर होती है, बट ये इस पावर की आधी है, तो IRMS एट ओमेगा रेजोनेटिंग का स्क्वायर इंटू आर बाय 2, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। यहां से मुझे रिजल्ट मिला कि IRMS जो है ना एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, वो रेजोनेंस वाले करंट का 1/√2 टाइम्स है। यहां से मैंने ये भी कंक्लूजन निकाला कि भाई Z जो है एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, वो रेजोनेंस पर जो Z है, Z एट ओमेगा R, which is nothing but R into √2 है, √2R। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन में हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर निकाल सकता हूं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं जो लिखी हैं? गुड, ठीक है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट जो चीज मैं बोल रहा हूं ना वो लिख लेंगे। ठीक है, यही सब बोलूंगा, ठीक है, बट इन थ्योरी फॉर्म। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखें, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर इज, पहला पॉइंट है एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऊपर, फिर पॉइंट नंबर 1, power consumed is half of the power at resonance, half of the power at resonance. Current in the circuit, दूसरा point, current in the circuit is 1/√2 times, 1/√2 times of the current at resonance, of the current at resonance. तीसरा point, impedance is √2 times of the impedance at resonance, √2 times of the impedance at resonance। और उसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे सो इक्वल टू √2R, सो इक्वल टू √2R।
थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, reactance. Reactance is equal to R. At half power frequencies, reactance is equal to R. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि Z is रूट टू R, तो Z क्या होता है? Z होता है Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। और ये बोल दिया है आपने कि भाई ये रूट टू R है, तो रूट टू R का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो यहां से आपको X की वैल्यू R के बराबर मिल जाती है। X इज रिएक्टेंस, सो X इज R। ठीक है, ओके। तो अब किसी को कभी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो ना, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे क्या होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वैल्यू नहीं पूछेगा, उनके बारे में ये सारी बातें पूछ लेगा। ठीक है, मगर कभी निकालनी पड़े तो बस इसी को सॉल्व कर लेना। एक्स सी को मैं लिख रहा हूँ, एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1/ωc माइनस ओमेगा एल इक्वल टू प्लस माइनस आर। सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इक्वल टू प्लस माइनस आर को सॉल्व करोगे, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ ओमेगा विच विल बी द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इनका सॉल्यूशन ही आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज देगा। ठीक, यहां से आपको मिलेगी सॉल्व टू गेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ठीक, वैसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, घबराओ मत। What was the heading? Heading was quality factor and half power frequency. कृष्णा कैसे क्वेश्चन है भाई ये? ठीक है, हाँ, लास्ट पॉइंट इसमें लिखे, पावर फैक्टर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज 1/√2। पावर फैक्टर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज 1/√2। ठीक है, लोगों को लगता है कि पावर फैक्टर हाफ होना चाहिए था क्योंकि पावर आधी हो गई। ठीक है, वो एक ब्लंडर कर रहे हैं, वो बाकी सब सेम लेकर चल रहे हैं, करंट सेम नहीं है, वो फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, VRMS IRMS। चलो मान लिया V सेम है क्योंकि सोर्स नहीं बदला, बट सर्किट तो बदल गया ना, XC XL आ गए पिक्चर में, तो Z बदल गया, Z बदलने से I बदल गया, तो पावर फैक्टर हाफ नहीं है, पावर फैक्टर 1/√2 है। ठीक है, तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लिख ली भाई सभी लोगों ने? ऑनलाइन में बस यही कमी है, अब मुझे पता नहीं है आप वहां बैठे भी हो या नहीं बैठे, या लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे। ठीक है, ओके, गुड। चलो भाई, ठीक है, ये आपके मॉड्यूल से ही एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो इसमें जो जो बातें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, ये हमने डिफाइन कर ही दिया है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ इज क्वालिटी फैक्टर। ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसको प्रूव किया जा सकता है, आपको नहीं करना है, मगर हाँ ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो ये XC XL है एट रेजोनेंस 1/√LC, तो उन्होंने वही लिख दिया है, XC एट रेजोनेंस बाय R, XL एट रेजोनेंस बाय R, 2πfL बाय दिस। ठीक है, तो ये सब एक ही बात है, बस मुझे ये अगर ये याद है कि 1/√LC इज XC XL एट रेजोनेंस। ठीक, हाँ, एक ये एक्सप्रेशन और काम का है, ये सब क्वालिटी फैक्टर के लिए हैं। ठीक है, बाकी सब छोड़ सकते हो, जो मैं सर्कल बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर फ्रीक्वेंसी, सॉरी, पावर जो है वो रेजोनेंस की पावर की आधी हो जाती है। हाँ,
मैग्निफिकेशन फैक्टर क्यू फैक्टर के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस, और शार्पनेस ही क्वालिटी है लगभग। ठीक है, शार्पनेस, क्वालिटी, मैग्निफिकेशन फैक्टर, सब कुछ एक ही बात मान लो। ज्यादा शार्पनेस तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी। जैसे इन तीनों सर्किट्स में अगर मैं बोलूं तो ये शार्प लग रहा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, दिस हैज मोर क्वालिटी, लेस क्वालिटी एंड वेरी लेस क्वालिटी। ठीक है, तो इससे भी और हाई क्वालिटी या हाई शार्प वाला सर्किट हम बना सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये पेज में ये जो हमने सर्कल वगैरह किए हैं ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, 1/r√L/C। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का सबसे फेमस एक्सप्रेशन है। चलें आगे। हाँ, ठीक, जैसे कि इसमें भी वही दिखाया है, वहां आर बदल रहे थे या एल और सी बदल रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि भाई क्वालिटी फैक्टर क्या है, 1/r√L/C। तो अगर मैं L/C का रेशियो बढ़ाऊंगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब शार्प होता जाएगा। तो यहाँ तीन ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन का L/C सबसे बड़ा है, L/C फॉर ग्रीन इज मैक्सिमम एंड फॉर ब्लू इट इज मिनिमम, L1C1। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बैंडविड्थ की बात करें तो मान लो आधी पावर पे मैं लाइन खींच देता हूं, ये आधी है, तो बैंडविड्थ फॉर ब्लू इज दिस, bandwidth for orange is this, bandwidth for green is this. Are you guys able to see that? ठीक है, तो छोटी बैंडविड्थ, हाई क्वालिटी, शार्प, ग्रीन सर्किट आपको शार्प दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑब्वियसली जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी मैक्सिमम पावर या पावर एट रेजोनेंस कम होती जाएगी। V सोर्स का स्क्वायर बाय R इज द पावर एट रेजोनेंस, तो वो कम हो जाएगी। एंड हाँ, ये एक्सप्रेशन याद रख सकते हो, दैट ओमेगा रेजोनेंस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हाँ, इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हो, बट एट हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा आर, जैसे मेगाहर्ट्ज वगैरह में हमने निकाली हाई ओमेगा आर, ओमेगा 1, ओमेगा 2 को आप ऐसे भी लिख देते हो, ओमेगा आर माइनस बैंडविड्थ/2, ओमेगा आर प्लस बैंडविड्थ/2। ठीक है, बट ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये चल जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। कोई पूछे एब्सोल्यूट बात क्या है, ऊपर वाली या नीचे वाली, क्योंकि एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा कि वो पूछा था कि भाई ज्योमेट्रिक मीन है या अर्थमेटिक मीन है। जैसे इसे देख के लगता है कि AM है, कि दिस प्लस दिस इक्वल टू ओमेगा आर इंटू 2। ऐसा सही नहीं है, लग रहा है बस वो, क्योंकि हमने बोला ना ये अप्रोक्सीमेशन। हाँ, मगर ये हमेशा ट्रू है, ये आता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कुछ चीजें। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इस टॉपिक में कुछ याद करने वाली चीजें आ गई जो आपको याद रखनी है। मैं बता देता हूँ क्या क्या। डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, वन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी, इसका फॉर्मूला 1/r√L/C। ठीक है, इतना, और और कुछ भी नहीं। ये याद रखना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, तो वही दो बातें इंपॉर्टेंट है।
Okay. What is the phase difference between source voltage and current at half power frequency? ये तो अभी अभी हमने किया. Cos phi is 1 by root 2. Phi pi by 4. Phi is pi by 4. ठीक है, ये तो आसान है. This is your homework. ठीक है, ये होमवर्क है. कुछ नहीं है, सब कुछ दे रखा है. Frequency at which current is maximum. ओमेगा आर, या फिर देख लेना ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं. वैसे फ्रीक्वेंसी लिखा है तो ज्यादा चांसेस यही है 2 पाई रूट एल सी. क्यू फैक्टर इज 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाय सी. ओके, हाँ बिल्कुल. नाउ वी कैन टॉक. झाला जी, इसको पॉज कर दो. बिल्कुल.